देश में गोदी मीडिया ने इतना नंगापन किया हुआ है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अब भारत के तमाम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये जो एंकर बैठे हैं ना, वो सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को आतंकी, खासकर मुसलमानों को आतंकी साबित करने के लिए बैठे हैं। ये तथाकथित न्यूज़ एंकर अपने आप को सब कुछ समझते हैं, क्योंकि पीछे से मोदी सरकार का इनके ऊपर हाथ होता है, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं होता। इस देश के सबसे बड़े दंगाई पत्रकार, जिसका नाम तो अमन है लेकिन काम दंगा करना है, यह दंगाई चोपड़ा, जिसका असली नाम अमन चोपड़ा लेकिन काम दंगाई चोपड़ा वाला है, इसने पूरे साल क्या क्या किया है। देश नहीं झुकने देंगे के नाम से शो बनाकर सिर्फ मुसलमानों को ही निशाने पर लिया है। अब इस पर एफआईआर हुई थी। न्यूज़ 18 जो अदानी का, मोदी के मित्र का चैनल है, उस पर केस दायर किया गया और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जोरदार झापड़ इनको लगाया है, दंगाई चोपड़ा को। 25,000 का जुर्माना। हालांकि 25,000 इन जैसों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जलालत देखिए कि अब ये खबर नहीं होगी। अपने चैनल पर ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ, हमारे चैनल से प्रसारित किया गया एक वीडियो गलत था जिस पर कोर्ट ने ऐसे कदम उठाया। मेरे दोस्तों, प्रूफ आपके सामने है। बार एंड बेंच में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है। NBDSA ने कुछ उपद्रवियों के कृत्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए न्यूज़ 18 पर 25,000 का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति AK सीकरी ने पाया कि ब्रॉडकास्टर के एक शो में एंकर अमन चोपड़ा द्वारा दिए गए बयानों के बीच बीच में उपद्रवियों के कार्यों के लिए पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया और उनकी निंदा की गई। 6 अक्टूबर 2022 को एक इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4 अक्टूबर 2022 को शो में चैनल ने दांडिया कहकर पुलिस के हिंसा का जश्न मनाया था। उसके अनुसार चैनल न केवल हिंसा की निंदा करने में विफल रहा, बल्कि इसे महिमामंडित करने वाले दृश्यों को बार बार प्रसारित किया और गलत तरीके से हिंसा के विषयों को गुजरात में गरबा कार्यक्रम में पथराव का दोषी घोषित किया। यानी 100 की सीधी दंगाई चोपड़ा ने गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों को पुलिस वालों ने आतंक का निशाना बनाकर बीच सड़क पर जुल्म की इंतहा पार करते हुए कानून को रौंदा, उसको इसने खुशी खुशी खबर देकर बताया और कहा कि पुलिस ने दांडिया खेला। कानून ने इसको गलत ठहराया और 25,000 का जुर्माना इसके मुंह में ठूसा। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ की। इस देश का सबसे बड़ा गोदी मीडिया, भांड मीडिया, आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है। इस पर भी कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। दोस्तों, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने नोटिस जारी किया है टाइम्स नाउ को और कहा है कि आपने झूठ बोला है कि प्रो पाकिस्तानी जो स्लोगन है, जो ना पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, वो PFI की रैली में, स्पीच में नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान के समर्थन में। ये सरासर झूठ है। NBDSA ने यह भी कहा टाइम्स नाउ से कि जहां जहां आपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को पोस्ट किया है, उसको तुरंत रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। दोस्तों, NBDSA की नज़र में दंगाई चोपड़ा पूरी तरह से आ चुका है। दंगाई चोपड़ा खुलकर देश नहीं झुकने दूंगा के प्रोग्राम की आड़ में सिर्फ हिंदू मुसलमान खेलता है। NBDSA ने 5 प्रोग्राम, इसके 5 एपिसोड ऐसे निकाले हैं और जिस पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ नफरत दंगाई चोपड़ा ने भड़काई। अब कुछ आपको शो के टाइटल दिखा देता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये दंगाई चोपड़ा कितना बड़ा इस देश का आतंकवादी है। देखिए, नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की।
हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना। देश में नफरत का चाकू तेज हो रहा है। काशी में बाबा मिले, मथुरा में क्या? गीता में देखा जिहाद तुष्टीकरण का अपराध। पहले हिंदुत्व बोको हराम, अब राहुल में राम। मजहब नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाला बदला। सिर कलम का फरमान, दंगों का प्लान। इसके अलावा दोस्तों इतने सारे शो हैं, YouTube पे जाइए, इस दंगाई चोपड़ा का देख लीजिए। यहाँ हर जगह हिंदू मुसलमान मिलेगा। जामा मस्जिद में अकेली महिला से डर क्यों? पहले हिंदुत्व पर कटाक्ष, अब तिलक माला रुद्राक्ष। एक देश एक कानून, कमिंग सून। मतलब हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल इसने डाला। खैर, आज दुनिया इसको जलील होते हुए देख रही है। दुनिया इसके मुंह पर, दंगाई चोपड़ा के मुंह पर थूक रही है। इससे पहले भी कई बार पुलिस की रडार पर आ चुका है, लेकिन अपनी पूंछ अपने छेद में मुंह के वापस घुसाकर ये फरार हो जाता है, गायब हो जाता है और फिर पूरी फील्डिंग बिठाकर फिर से टीवी पर आकर फिर नफरत फैलाता है। बाबा योगी ने उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। इस वीडियो को देखिए, ये उन्नाव का है, उत्तर प्रदेश उन्नाव का। एक महिला अपने पति के साथ सड़क से घर जा रही थी, रोड से गुजरते हुए घर जा रही थी। रास्ते में गुंडों ने उस महिला को छेड़ा पति के सामने। पति ने विरोध किया तो पति को गुंडों ने मिलकर मारा। और कहने वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है कि आज उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी गहना लाद के रात को लड़की स्कूटी पर दंदनाती भी निकल सकती है। ये देखिए, तो क्रोनोलॉजी अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या ही फायदा। ठीक इसी तरह से बाबा जी का विकास भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। यह देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत की खूबसूरत तस्वीर है। बिल्डिंग जर्जर है, कब दुर्घटना हो जाए कुछ नहीं पता। कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत में बिजली विभाग का है। मुबारक हो दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल जबरदस्त आसमान की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। उधर उत्तर प्रदेश का कानपुर तो बाबा का विकास चीख चीख कर बता रहा है। अब ये महिला है, ये जो बच्ची है, रेप पीड़िता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह मामला है। दलित रेप पीड़िता का आरोप है कि कानपुर के समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता देने के एवज में अधिकारी प्रेम शंकर ने मांगे 25,000। जब रुपये मैंने देने से मना कर दिए तो मेरे साथ अश्लील हरकत करी। सुनिए। पीड़िता हूँ, मैंने रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और SC/ST, और उसके बाद मतलब न्यायालय में मतलब चार्जशीट भी दाखिल हो गई। और जो धनराशि मिलती हुई है समाज कल्याण विभाग से, तो वहां से मतलब फोन आया हुआ था कि वेरिफिकेशन के लिए आए हैं समाज कल्याण विभाग, आके कुछ एप्लीकेशन दे जाइए कि कागज आपके थोड़े गलत हो रहा है। जब मैं वहां एप्लीकेशन देने गई तो प्रेम शंकर बाबूजी बैठे हुए थे, तो वो बोले कि अभी तो कि रुपए नहीं मिल सकता है और देख लीजिएगा कि थोड़ा हमको समझ लीजिएगा। पहले तो धनराशि की मांगने की 25,000 की बोले की, तो मैंने कहा हम इतने रुपए नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो अश्लीलता वाली बातें करने लगे कि समझ लीजिएगा, हमको जो हम चाहेंगे वही होगा, कोर्ट कचहरी या जज साहब कुछ नहीं कोई कर पाएंगे। और 2-3-4 बार बुलाया है, इसी तरीके से बात करते हैं। अभी तक मुकदमा मतलब ट्रायल पे आ गया अंतिम समय पे, अभी तक कोई धनराशि मुझे नहीं मिली। रामराज सड़ चढ़ कर बोल रहा है भाई साहब। जौनपुर ले चले उत्तर प्रदेश के, वहां भी विकास दिखाना है आपको। ये देखिए भाई साहब, इतना जबरदस्त विकास हो गया है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यूपी के जौनपुर में पत्रकार देवेंद्र खरे ने माफियाओं के खिलाफ खबर चलाई। नाराज माफिया ने दफ्तर में घुसकर पत्रकार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अब भाजपा जिला अध्यक्ष और उसके छोटे भाई और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो पत्रकार के ऊपर गोली चलाने वाले भाजपाई, इलाका उत्तर प्रदेश, जौनपुर, रामराज, और डायलॉगबाजी करने वाला कौन? उत्तर प्रदेश में हमने गुंडागर्दी, माफियाबंदी खत्म कर दी है। हम प्रदेश पे ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे।
और बाबा कुछ भी बोल रहे हैं और यहाँ कुछ भी हो रहा है, मतलब कह कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। शायद इसी का नाम रामराज है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी देखने के बाद भाजपा ने अपनी डुप्लीकेट यात्रा शुरू करी, विकास यात्रा, लेकिन हर जगह वो विफल हो रही है, फेल हो रही है। अब ये नोटिस देखिए जबलपुर में क्या हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। असल में जबलपुर में विकास यात्रा के दौरान भीड़ ही नहीं आई। अब सत्ताधारी पार्टी के नेता नाराज हो गए, फिर क्या, सीईओ जिला पंचायत को अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस पकड़ा दिया गया। अजी मैं तो कह रहा हूं ये तो अच्छा हुआ कि नाराज हुए, गुस्सा नहीं किया। अल्लाह की कसम अगर गुस्सा आ जाता बिल्डोजर चल जाता। अब हिंदू संगठनों के निशाने पर अरशद मदनी भी हैं और मदरसा देवबंद भी है। ये पुलिस आगे आगे दौड़ रही है और पीछे पीछे हिंदू संगठन के जुड़े हुए मुसलमानों के खून के प्यासे दौड़ रहे हैं। स्वामी यशवीर महाराज के सैकड़ों समर्थकों को लेकर अरशद मदनी को सशस्त्र की चुनौती देने देवबंद जा रहे हैं। ये भीड़ देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस आगे आगे है, पीछे ये पूरी तथाकथित जो हिंदू संगठनों की भीड़ है वो आ रही है, मुजफ्फरनगर से देवबंद। अब अल्लाह बचाए और अल्लाह ही जाने कि ये किस पर हमला करने जा रहे हैं और इनकी क्या प्लानिंग है। उधर देश भर के मुसलमान एक बार फिर से अपने भाइयों के कत्लेआम पर खामोश बैठ गए। जो बोल रहे थे वो भी खामोश बैठ गए थे और आप और हम तो चुप ही बैठे थे, है ना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासिर और शहीद जुनैद, ये दोनों शहीदों के बारे में। मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दिया गया। अंडरग्राउंड है, कानून का इतना खौफ है, दिल में चोर है तभी तो भगौड़ा भाग रहा है। लेकिन मोनू मानेसर सरकार हैं, मोनू मानेसर सरदार हैं, मोनू मानेसर इस देश का कानून है। मोनू मानेसर जो कई हफ्तों से बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब था, अब प्राइवेटली इंस्टाग्राम पे अपने समर्थकों की वीडियो को शेयर कर रहा है और उनकी ये मांग है कि मतलब समर्थक भी यही मांग कर रहे हैं कि मोनू मानेसर के समर्थन में सड़कों पे आओ और मोनू मानेसर का समर्थन करो। ऐसी वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मोनू मानेसर शेयर कर रहे हैं। मैं मोनू मानेसर को सपोर्ट करता हूं और सबसे पहले राम राम, जय गो माता भाई, मधुर भाई खाड़ू कुटले और सारा ये सनातनी धर्माड़ा हिंदू भाई मोनू मानेसर को इस तरह सपोर्ट करो, क्योंकि उनकी वह लड़ाई थी वह एक मैया खातर थी, गौ माता खातर थी, और हालांकि नहीं होते हुए भी उनका नाम देना ताकि एक मुसलमान टारगेट करा के भाई जिसने की मैया की इतनी रक्षा करी है, तो हिंदुओं को भी एक फर्ज बना है कि दिल खोल के सपोर्ट करो। और मैं तो तन मन और धन तो मेरा साथी स्मित भाई का गिल्ली हूँ भाई, जय गो माता। ये आजाद कहीं मजे ले रहा है और अपने समर्थन में लाखों हिंदुओं को सड़कों पर ले आया है। उधर उन पूरे गांव पर पाबंदी लगा दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है, जहां पर कुछ मुसलमान नासिर और जुनैद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उल्टा उन पर एफआईआर भी मुसलमानों पर कर दिया गया और तो और उनको नोटिस भी थमा दिया गया। इससे गांव वालों में और गुस्सा भड़क गया है और बेचैनी से ये प्रदर्शन तेज हो रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन को कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा। अरे नासिर और जुनैद न पहले हैं न आखिरी होंगे। अब ये एक साथ लाखों का गला काटेंगे, इसकी तैयारी हो रही है और कानून प्रशासन न्यायपालिका खामोश है। इस वजह से मुसलमान मौत की कगार पर, कत्लेआम की कगार पर आ चुका है। सोलापुर महाराष्ट्र में एक बार फिर से जिसने पिछले हफ्ते बयान दिया और लगातार बयान दे रहा है, हेट स्पीच टी राजा, फिर से उसने अपने गंदे मुंह से गंदी बातें कह दी हैं। जी हां, उसने ऐसी हेट स्पीच दी है जिसमें सीधा मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई है।
जिसमें सीधा हिंसा की बात की गई है, मारना काटना, सिर्फ एक ही समुदाय को निशाने पर लेकर इसने काफी घटिया बातें कही है, जो कि कानूनी रूप से हर तरह से गलत है, भारत के संविधान के तौर से भी वो गलत है। ये लांडे साले हमारी बहन बेटी को फंसाते हैं। वो जब बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती है, उसको मार के डाल देंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते, ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं। ये तुम्हारे एक पुलिस के नोटिस से तो हमें कुछ नहीं करने वाला। लव जिहाद के नाम पर ये लांडे साले आते हैं। अरे जो भारत माँ की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मनाते, अरे जिन्होंने मेरे संभाजी को काट काट कर मारा, ऐसे गद्दारों से हम 1 रुपए की चीज भी नहीं खरीदेंगे। 1 रुपए की चीज भी गद्दारों से नहीं खरीदेंगे। अगर ये आप लोग प्रारंभ कर दो तो ये लोग आर्थिक रूप से मर जाएंगे। पुलिस ने नोटिस दिया है, नोटिस जनता को दिखा के कह रहा है, तथाकथित भीड़ को दिखा के कह रहा है कि इस नोटिस से मैं नहीं डरता, हम नहीं डरेंगे। वो आपने देख लिया। और मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं कि ये आग लगाने वाले कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, तो आप कपड़ों से और रंग से पहचान ही चुके होंगे। इसके अलावा इसने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी धमकी दी है और कहा है कि अगर लव जिहाद और गौ के लिए कोई कानून नहीं बनाया तो हिंदू तलवार उठाएगा, कानून हाथ मिलेगा, हम हाथ उनका काट देंगे, उन मुसलमानों को काट देंगे जो ऐसा करते हैं। देखिए, मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को आज ये कहना चाहूंगा कि अगर लव जिहाद धर्मांतरण पर कानून नहीं बनेगा, गौ हत्या पर कानून नहीं बनेगा, तो आने वाले समय में जो लव जिहाद करेगा, जो धर्मांतरण करेगा, जो मेरी गौ माता को काटेगा, जिस प्रकार से मेरे शिवा ने, जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 साल की उम्र में कसाई का हाथ काटकर गौ माता को हत्या की, इस प्रकार से भारत का हिंदू तलवार उठाकर उन कुत्तों को जवाब देगा। मेरे दोस्तों, उधर एक बड़ा ही घटिया सा एक वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसने ये साबित किया है कि आदमी कितना भी पैसा कमा ले, जो लीचड़ होता है ना, वो लीचड़ ही रहता है। G20 की मीटिंग चल रही है, ये विकास हजम नहीं हो पा रहा है लोगों को। सरकार सड़क, नाली, सीवर तो देने में आनाकानी करती है, एकदम से पेड़ पौधे और शानदार गमले दिख जाए तो लोगों को यकीन तक नहीं होता। भाई साहब, किया कि कार्निवाल लग्जरी गाड़ी को किनारे लगाकर G20 के मेहमानों को दिखाने के लिए, भारत को खूबसूरत तौर से पेश करने के लिए जो गमले लगाए गए थे, वो दे दनादन चुरा कर वो लग्जरी गाड़ी वाले ले गए। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया कि ये लग्जरी गाड़ी वाला है कौन। तो अगर आपने गाड़ी का नंबर देखा हो तो बता दूं कि गाड़ी की डिटेल आई है, ऑनर का नाम है बीना कुमारी और वाइफ ऑफ मनमोहन यादव। गाड़ी किसी के भी नाम हो, लेकिन जो मेन नाम निकल के आया है उसने लोगों को हिला दिया है। लोग एक बार फिर से सवाल करने लगे हैं। ये है वो शख्स, यूट्यूबर है, एक ख़ास समुदाय को निशाने पर लेता है और हिंदू का कार्ड खेल के और एक भीड़ को खुश करने वाली बातें कह के करोड़ों की भीड़ को अपने तरफ किया हुआ है। और ख़ासकर ये तस्वीर सब बता रही है कि किसका हाथ इसके ऊपर है। और अक्सर मैं ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताता हूँ कि जो गोदी मीडिया वाले यूट्यूबर हैं, गोदी यूट्यूबर्स, उनमें से इनका नाम एक आता है। ये देखिए, उन्होंने मीटअप रखा, उस मीटअप में जिस गाड़ी में बैठे, ये वही गाड़ी है किया कार्निवाल।
अब इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताने वाला हूं वो एक अलग चीज़ है। पहले वीडियो देखते रहिए। जो ब्लैक कलर की गाड़ी है ये सारा काफिला एल्विश यादव का है, यूट्यूबर एल्विश यादव का काफिला है। इसी के अंदर जो आपको नज़र आएगी किया कार, वो वही कार है जिसमें गमले चुरा कर ले जाएगा। और ये देखिए आप, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, राजस्थान की पुलिस, कोई भी हो, इस पूरे हिंदुस्तान की पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। स्टंटबाजी करते हुए पूरी तरह से ये मीटअप करने जाते हैं। लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी वीडियो में ही जो इन्होंने शेखी में डाली है उसी के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए नजर आ रही हैं। अब अगली तस्वीर देखिए जो मैं आपको सबूत रख रहा हूँ। TV9 भारतवर्ष 40 लाख की कार से चुराए 400 के गमले। जाने कौन है एल्विश यादव। अब भले ही एल्विश यादव की वो कार हो या ना हो, लेकिन एल्विश यादव ने उस कार का पहले कई बार इस्तेमाल किया है। इस बात को खुद एल्विश यादव भी कह चुके हैं। एल्विश यादव की बात अपनी जगह सही है कि उनके काफिले में 50 कार अगर हुई तो 50 की 50 उनकी कार नहीं हो सकती। लेकिन एल्विश यादव की बात से यह भी साबित हुआ कि उस किया कार्निवाल कार में वो पहले बैठ चुके हैं और सनरूफ की वजह से वो उसमें बैठे थे। देखते ही देखते एल्विश यादव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। लोग सवाल करने लगे कि ये गाड़ी नंबर जो है झूठ नहीं बोल रही, आप इस गाड़ी में बैठे हैं, आपने पहले इसका इस्तेमाल किया है। एल्विश यादव ने तुरंत ट्विटर पर धमकी दे डाली। पहले 2 जुमले उन्होंने बहुत नरमी से बोले। उन्होंने कहा कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी नहीं है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिना जानकारी के आप मेरे बारे में कुछ मत बोलिए, और जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। इस धमकी का उन्होंने ट्वीट किया जो आपको दिखा चुका हूं, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक वीडियो बनाकर धमकी दी। भाई अभी देख रहा हूं मैं, एक चीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है कि एल्विश यादव ने गमला चुरा लिया, एल्विश यादव ने वो कर लिया, एल्विश यादव की गाड़ी है। भाई दुनिया को पता है मेरे पे कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी पता है, खुले में लेके चला है। अभी नई गाड़ी लिए पोर्स, उस पर नंबर भी ना चढ़ा, और फॉर्च्यूनर है 0001। मेरे पास कोई किया कार्निवल नहीं है। और मेरे मीटअप में भाई 100 गाड़ी जामे है, वे 100 गाड़ी मेरी है नहीं। मैंने वो गाड़ी मीटअप में यूज करी क्यों? क्योंकि उसमें सनरूफ था बस, और मेरे को बाहर निकलना था, पब्लिक को अपनी पब्लिक से हाथ मिलाना था, देखना था कि कैसे ऊपर से मजे आते हैं। दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरी गाड़ी हो गई वो। तो भाई अपने सोच समझ के ट्वीट करो ना, तो जो ये एक के ऊपर मैं वैसे भी लीगल एक्शन तो ले ही रहा हूँ। जो फेक न्यूज फैला रहे हैं ना, एल्विश यादव की गाड़ी, एल्विश यादव ने गमले चुराए हैं, सुधर जाओ, तारे घर तक गमले ले जाऊंगा ना तो। खैर, इस धमकी से न जनता पे कोई फर्क पड़ा, न सवाल करने वालों पर कोई फर्क पड़ा। डॉक्टर नीमो ताई ने इसके अलावा इनका एक और चेहरा सामने रख दिया। नीमो ताई ने जो अकाउंट यूज करने वाले जो भी ये शख्स हैं, वेरीफाइड अकाउंट हैं, इन्होंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जिसके अंदर यूट्यूबर एल्विश यादव जिस गाड़ी के अंदर बैठे हैं उस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, और ऊंची गाड़ी में, मोटी गाड़ी में पैसे वाला आदमी एल्विश यादव बैठा है। और एल्विश यादव की ज़बान से जो चीज़ निकल रही है, आगे चलने वाली वैगनार को चलाने वाले किसी गरीब को निशाना बनाते हुए वैगनार और गरीब को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पैसा हद से ज़्यादा आ जाता है तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर से बहुसंख्यक समाज का अगर प्यार मिल जाए तो आदमी अंधा तो हो ही जाता है। इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर बड़े ही नेगेटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। पूरे गड़े का बहुत बुरा हाल है, चल लेने यार ना चलाइयो वैगनार। ये वैगनार वाले थे, मेरी किसी दिन लड़ाई हुई, पापा ने कहा अरे मेरे से कर ले लड़ाई देख लो ना चलाया जा रहा है, कितनी बार कहूंगा, ले देख ले उतनी स्पीड पे चलेगी। वाह हीरो है वैगनार वाला, मेरा हीरो। एक चीज इसके बाद दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ा झटका है, तगड़ा झटका। विकास की बात बता दूं आपको तो ये देखिए, भारत की जीडीपी जमीन फाड़कर और गहराई में जा चुकी है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जोरदार झटका। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 4.4 ही रह गया। अक्टूबर दिसंबर में भारत की जीडीपी का विकास दर लगातार दूसरी तिमाही में गिरकर 4.4% पर आ गया है। और भाषणों में आप सुनते रहिए कि हमारा विकास बहुत तेजी से हो रहा है,
भाइयों बहनों, भारत बहुत तेजी से विकास कर, भाई ये सुनते रहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो बात है, जो ग्राउंड पर बात है, वो ये है। सबूत के साथ चल रहा हूं, बिना सबूत के कुछ नहीं बोलूंगा। रेफरेंस मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, और वो सारे प्रूफ ऑनलाइन मौजूद है। अब मैं आपको प्राइवेटाइजेशन का फायदा बता देता हूं। प्राइवेटाइजेशन जिस लिए किया गया वो अब सामने आ रहा है। लखनऊ से अगर आप बाहर फ्लाइट लेते हैं, लखनऊ से आप निकल के इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, या जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी अदानी के हाथ जा चुकी है, 5 गुना वहां ज़्यादा किराया बढ़ाने का काम चल चुका है। जी हाँ, अब हवाई जहाज़ की टिकट और भी ज़्यादा महंगी होंगी, वो भी डोमेस्टिक। तो प्राइवेटाइजेशन का मज़ा लीजिए। आप ही ने दबाया था भाजपा का, अब भाजपा आपका दबाएगी। वो अलग बात है, आपने बटन दबाया था, वो आपका गला दबा रही है ना। अब आखिर में सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी। बहुत टेंशन देता हूं ना मैं आपको, तो मजेदार बात भी बताना जरूरी है ताकि स्ट्रेस आप न लें। बिहार के एक गांव की कहानी है। पहले सबूत आपके सामने रख दूं, इससे पहले कि आप मुझको गरियाने लगें कि रजा भाई कहां से लेके आए हो खबर, इसलिए सबूत जरूरी है। अनोखा बदला, 4 बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग भागी, पति ने प्रेमी की पत्नी से कर ली शादी। जी हां, ये मामला जो है खगड़िया जिले के चौथम थाना हरदिया गांव का है। बिहार का हरदिया एक गांव है, वहां का ये खेल है जो आपको बताने वाला हूं। भैया मामला ये है कि नीरज की पत्नी थी रूबी। 14 साल से इनकी शादी चल रही थी और इनके 4 बच्चे थे। अचानक क्या हुआ कि रूबी जो थी, रूबी देवी, वो अपने प्रेमी संग फरार हो गई। प्रेमी का नाम मुकेश है। मुकेश के साथ शादी से पहले रूबी का चक्कर चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो रूबी देवी की शादी नीरज के साथ हो गई। इनसे इनके 4 बच्चे हुए, लेकिन रूबी का चक्कर मुकेश के साथ लगातार चल रहा था। अब आपको मैं बता दूं कहानी क्या है। 14 साल की शादी निभा चुकी थी रूबी, जो पत्नी थी नीरज की। इनसे 4 बच्चे हुए, लेकिन रूबी का प्रेम प्रसंग अपने पूर्व बॉयफ्रेंड मुकेश से चल रहा था। मुकेश शादी के बाद भी इनके साथ ढिंका चिका कर रहा था। पत्नी थी किसी और की, नीरज की, लेकिन गाड़ी कहीं और चल रही थी। इसके बाद कहानी ये हुई कि 14 साल बाद इनके प्रेम ने इतना उफान मारा कि अपनी 3 बच्चों को लेकर, एक लड़की को छोड़कर, नीरज की पत्नी अपने बॉयफ्रेंड मुकेश के साथ फरार हो गई। रूबी मुकेश के साथ अपने पति को छोड़कर फरार हो गई। कुछ समय बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाला और कहा कि हमने शादी कर ली है और मैं यानी रूबी नीरज की पत्नी नहीं हूं, अब मैं मुकेश की हूं। कहानी में ट्विस्ट यह है कि मुकेश भी शादीशुदा था, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। मुकेश का मामला यह था, कहानी में एक और ट्विस्ट यह आता है कि मुकेश की पत्नी का भी नाम रूबी था। जो दूसरे की पत्नी लेके भागा उसका भी नाम रूबी था। संयोग देखिए। इसके बाद ये दोनों ससुर खुश रहने लगे। अब इसकी पत्नी अकेले वो ताने सुन रही थी, और ये जो रूबी है इसका पति वहां एक लड़की के साथ ताने सुन रहा था। एक बच्ची छोड़कर भाग गई थी, 3 लेके भागी थी। अब भाई ये सर पकड़ के बैठा है, कौन? नीरज, कि यार तुम्हारी बीवी मुकेश के साथ भाग गई, ये बड़ा बुरा होयो यार तुम्हारे साथ। उधर उसकी पत्नी परेशान, इधर इनका पति परेशान। अब नीरज ने जैसे तैसे वो जो लड़का इसकी पत्नी लेके भागा था, उसकी पत्नी का नंबर निकाला, उसका खुद का नाम रूबी था, उसको फोन किया, खुश हो गया, उसका नाम रूबी सुनकर। था आपका भी नाम रूबी है? अरे आपका वाला मेरी रूबी लेके भाग गया। दोनों ने अपना रोना धोना शुरू किया, अपने दर्द बताने शुरू करे, दर्द बताने लगे, धीरे धीरे बात होने लगी और प्रेम दोनों को हो गया। अब जिसकी रूबी फरार हुई थी
उसको अपनी बीवी के प्रेमी की पत्नी से प्यार हो गया और उसको भी, यानी जिसका पति भागा इसकी बीवी को लेके, इसको भी इससे प्यार हो गया और प्यार ऐसा हुआ कि दोनों ने फिर शादी कर ली। अब 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। ये सारी अजब प्रेम की गजब कहानी जो हुई है, संस्कारी प्रेम करने वालों का जो धर्म बताएगा उसको 15 लाख रुपए इनाम। अरे बाबा, गजब कहानी है। इतना मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पहली बार कोई इतनी सिंपल सी खबर बताने में कंफ्यूज हुआ। बहरहाल हालात बड़े ख़राब है भाई, अपनी अपनी वालों का ध्यान रखो। एक तो शादी हो नहीं पा रही है, ससुरे जिनकी होती है वो अपनी वाली से खुश नहीं है, इधर उधर घूम रहे होते हैं, और भैया फिर इधर से कोई और उड़ा ले जाता है। तो भैया ध्यान रखो अपनी वाली का, बचा के रखो हैं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी चिड़िया कोई और ले जाएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चिल रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।